अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स सीखे थे। होप सो आपने उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। आज हम करेंगे लीस्ट स्क्वायर्स मेथड और ये उसी से रिलेटेड है जो हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की थी, उनको सॉल्व किया था। उसमें तो हम सॉल्यूशन फाइंड करते थे। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है, मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो हम तो इजीली उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए डिफरेंट मेथड्स भी हमने किए थे। और अगर आपके पास सिस्टम इनकन्सिस्टेंट होता है, मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाती है 0 = 3, मतलब कांस्टेंट आपके पास कांस्टेंट अपने इक्वल ही होता है, किसी और कांस्टेंट के इक्वल नहीं होता। और इस सूरत में आप कहते हैं कि आपके पास सिस्टम इनकन्सिस्टेंट है, मतलब इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। तो क्या अगर किसी सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर्स मेथड। तो वो उसका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होता है, नॉट एग्जैक्ट। वैसे तो जो आपके पास सॉल्यूशन होता है, आप उसमें रिस्पेक्टिव सिस्टम की किसी भी लीनियर इक्वेशन में आप उसको पुट करते हैं तो आपके पास वो उसको सेटिस्फाई करता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाती है। लेकिन यहाँ पे जो हम बेस्ट अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड करते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आती है, नॉट एग्जैक्ट। तो ये हम बेस्ट अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड करते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड से, जो आपके पास जिस सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता उस सिस्टम का। तो यहाँ पे एक थ्योरम है, उसको यूज़ करते हुए हमने उस तरह की मैट्रिक्स फॉर्म बना के पहले सिस्टम को वो कंसिस्टेंट लाना है, मतलब हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास कोई भी मैट्रिक्स होगी, गिवन मैट्रिक्स होगी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी हो सकती है, उससे आप मैट्रिक्स फॉर्म भी बना सकते हैं। तो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है m/n आर्डर की, तो वैसे जो हम मैट्रिक्स फॉर्म से अगर कुछ सॉल्व करते हैं तो आपके पास स्क्वायर सिस्टम होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास मैट्रिक्स है स्क्वायर सिस्टम में नहीं है, मतलब m/n है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और आपके पास भी कोई भी कॉलम वेक्टर है, कॉलम मैट्रिक्स है, और ये RM वही है जो मैंने आपको पहले बताया था। मैट्रिसेस की जो रोज़ होते हैं, ये कॉलम्स होते हैं, वो आपके पास ये जो वेक्टर स्पेस रियल नंबर्स की होती है, यूक्लिडियन स्पेस भी जैसे हम कहते हैं, इसको बिलोंग कर रही होती हैं उसकी एंट्रीज़। और आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है m/n आर्डर की, और कोई भी वेक्टर है, कॉलम वेक्टर भी है, तो उस सिस्टम का ये जो AX = B आपके पास वेल नोन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं वो है। और इसका जब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन, तो आपने सबसे पहले मैट्रिक्स इक्वेशन ये बनानी है A ट्रांसपोज इंटू A इंटू एक्स। एक्स ये जो आपके पास सॉल्यूशन वेक्टर आपने फाइंड करना है, जो वेल नोन्स की वैल्यू अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और A ट्रांसपोज इंटू B है आपके पास। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 है, आपके पास गिवन है मैट्रिक्स A और इसका ऑर्डर है 3/2, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, और आपके पास कॉलम वेक्टर है B हुज एंट्रीज आर 6 0 0। तो आपने लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है AX = B। इसको हम बना सकते हैं सिस्टम, लेकिन अगर हम AX = B, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में है, तो क्या हम इसको किसी क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर सकते हैं या इन्वर्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि क्रैमर्स रूल में भी डिटर्मिनेंट इन्वॉल्व होता है, और आपके पास मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, मतलब आर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, आर्डर सेम होना चाहिए रोज़ और कॉलम्स का। और इन्वर्स मेथड भी आप नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उसमें भी डिटर्मिनेंट इन्वॉल्व होता है, और उसके लिए भी ये चाहिए, आपको स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। तो इस गॉसियन एलिमिनेशन से भी अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये सिस्टम इनकन्सिस्टेंट होगा। लेकिन हमने इसका लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन फाइंड करना है, उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज क्या कहते हैं, आप रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर लेते हैं, ये कॉलम्स को रोज़ में चेंज करें जो आपको ईजी लगता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को एज ए फर्स्ट रो मैंने लिखा, सेकंड कॉलम को एज ए सेकंड रो मैंने लिखा, इसका A ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। देन A ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन करनी है विद द मैट्रिक्स A, जो गिवन मैट्रिक्स A है जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है। इन दोनों, जब भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज और मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आती है, और इनकी मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉसिबल होती है। और क्योंकि आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज, तो ये इंटरचेंजिंग से आता है, तो हमेशा ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। तो जब भी आप इन दोनों मैट्रिक्स को ट्रांसपोज के साथ, किसी मैट्रिक्स को अपने ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगी।
तो मल्टीप्लिकेशन उसी तरह है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें और दरमियान में और मल्टीप्लिकेशन कैसे है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्री जैसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगी, दरमियान में प्लस का साइन आएगा, सम ऑफ एंट्रीज है ये। और देन फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, उसी तरह कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अगर आपने फर्स्ट रो को सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो आप देन सेकंड रो पे जाएंगे तो यहाँ पे भी जो न्यू मैट्रिक्स बन रही है इसके भी सेकंड रो में जाएंगे। सेकंड रो को आपने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, देन सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, वही मल्टीप्लिकेशन है, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, देन सम होंगी। और इनको जब हमने सॉल्व किया तो आपके पास एक मैट्रिक्स आ गई है विच इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड इसकी एंट्रीज हैं 5 3 3 3 और ये टोटली इत्तेफाक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों एंट्री सेम ही हो। और ए ट्रांसपोज इनटू ए आपने एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड कर लिया, देन ए ट्रांसपोज इनटू बी फाइंड करेंगे क्योंकि हमने ये मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है ए ट्रांसपोज इनटू ए एक्स इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इनटू बी मैट्रिक्स या बी कॉलम वेक्टर। तो आपने ए ट्रांसपोज जो हमने ऊपर भी फाइंड किया है जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेके उसको कॉलम वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और क्योंकि इसकी जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है वो उसके नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन करें, वही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, ये इसकी फर्स्ट एंट्री होगी। और कोई कॉलम नहीं है तो आप सेकंड रो पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आप सेकंड रो पे जाएंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, उसी तरह मल्टीप्लिकेशन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके देन उनको ऐड करना है। और यहाँ पे तो फर्स्ट एंट्री इसकी आ गई है 0 और सेकंड एंट्री आपके पास 6 आ गई है और ये आपके पास अगेन कॉलम वेक्टर आ गया है। और अब आपके पास इस ये जो मैट्रिक्स फॉर्म बनी है इसको हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन ए ट्रांसपोज इनटू ए इनटू एक्स विच इज़ अ कॉलम वेक्टर ऑफ अननोन्स एंड इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इनटू बी। यहाँ पे पुट करें, ये जो ए ट्रांसपोज इनटू ए मैट्रिक्स आई है ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 आएगी, ये लिखिए है। और एक्स इज़ द मैट्रिक्स ऑफ अननोन, x1 और x2 यहाँ पे दो अननोन्स हैं क्योंकि जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स है उसके जितने कॉलम्स हैं, हम जैसे इसको आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी मैंने आपको वो कन्वर्ट करना सिखाया था कि किसी भी मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर गिवन हो तो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में उसको कैसे लिखते हैं। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लिखी हुई होती है जस्ट लाइक देखें यहाँ पे अगर हम इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में लिखें तो ये x1 0 इंटू x1 है प्लस x2 है, जितने आपके पास कॉलम्स होंगे उतने आपके पास नंबर ऑफ़ अननोन्स होते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे 2 अननोन्स हैं, 2 अननोन्स है x1 और x2 हैं और ये कॉलम वेक्टर हमने लिख लिया अननोन का। और ए ट्रांसपोज इनटू बी जो मैट्रिक्स है वो भी हमने लिख लिया 0 एंड 6। तो अब हमने इनको न्यू नोटेशन दे दिया है, सपोज दिस इज़ अ मैट्रिक्स ए स्टैरिक और ये आपके पास वही एक्स है और ये आपके पास बी स्टैरिक कॉलम वेक्टर है। तो अब ये जो आपके पास सिस्टम बना है इसको हम इजीली किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, क्रैमर्स रूल है, इन्वर्जन मेथड है, या आप चाहें तो इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करके गॉसियन एलिमिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो सबसे इजी मेथड है वो क्रैमर्स रूल का है और उसको यूज़ करते हुए आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्रैमर्स रूल में सबसे पहले तो आप ये जो मैट्रिक्स ए है इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो फिर आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं आती, कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू आती है तो आपके पास इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। 2×2 मैट्रिक्स है, इजीली इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी और दरम्यान में डिफरेंस होगा और आपके पास 6 आ गया है, इसका आंसर 6 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्टैरिक इज़ 6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, आपके पास कोई नॉन ज़ीरो नंबर आ गया है। तो हम इस जो गिवन सिस्टम है मैट्रिक्स फॉर्म में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय क्रैमर्स रूल, क्योंकि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर आ गई है। इसका आंसर अगर 0 आता तो हम नहीं फाइंड कर सकते थे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में जब हम अननोन्स की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं तो डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट डिवाइड हो रहा होता है और डिवीजन में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और दैट्स वाई हम कहते हैं कि आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। देन यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट अननोन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आप क्या करते हैं, नोमिनेटर में डिटर्मिनेंट लेते हैं जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स ए स्टैरिक होती है, उसको फर्स्ट कॉलम रिप्लेस करते हैं विद कॉलम वेक्टर बी।
जो गिवन मैट्रिक्स ए है, फर्स्ट अननोन की जब आप वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं तो ये जो फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए स्टैटिक है, हमने इसको रिप्लेस करना है विद कॉलम वेक्टर बी स्टैटिक। तो ये जो 5 3 है इसकी जगह मैंने 0 6 लिखा। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आपने डिवाइड करना है विद द डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए स्टैटिक, जो हमने जिसको डोनेट किया है, डिनोट किया है। और यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया विच इज़ 0 -18, और यहाँ पे 6 आ गया डिटर्मिनेंट की वैल्यू। इसको सॉल्व किया तो आपके पास -3 आ गया। देन आप x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसी तरह नोमिनेटर में आपने क्या करना है, कॉलम वेक्टर को, सेकंड कॉलम को जो गिवन मैट्रिक्स है उसके सेकंड कॉलम को आपने कॉलम वेक्टर बी के साथ रिप्लेस किया। उसी तरह डिटर्मिनेंट फाइंड किया, उसके डिनोमिनेटर में उसके डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स ऑफ ए है उसका डिटर्मिनेंट डिवाइड किया, इसको सॉल्व किया, आपके पास 5 आ गया। तो ये आपके पास दो अननोन्स जो थे हमारे गिवन थे उनकी वैल्यूज़ आ गई हैं। उनको एज ए कॉलम वेक्टर भी हम लिख सकते हैं -3 and 5, एंड विच इज़ द बेस्ट पॉसिबल अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन ऑफ आवर गिवन सिस्टम। तो इसको हम लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन भी कहते हैं। अगर आप इसको चलें वो तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लेके चलेंगे, तो उसमें आप प्रूव भी कर सकते हैं। जब आप उन लीनियर इक्वेशंस में पुट करते हैं सोल्यूशन, तो आपके पास एग्जैक्ट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड नहीं आती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल आते हैं। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट वन एग्जांपल आपके पास जो है, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स। आपके पास अगेन 3/2 मैट्रिक्स है और कॉलम वेक्टर बी है, इंट्रीज डिफरेंट है। आपने वही काम करना है दोबारा। ए ट्रांसपोज यहाँ पे मैंने फाइंड किया हुआ है, आपने खुद करना है। ए ट्रांसपोज इंटू ए फाइंड किया, आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई है। और देन आपने ए ट्रांसपोज इंटू बी किया, आपके पास एक कॉलम वेक्टर आ गया है। वही आपने इक्वेशन को यूज़ करना है। और यहाँ पे भी दो अननोन्स हैं, क्योंकि जो गिवन मैट्रिक्स ए है उसकी कॉलम्स दो हैं, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। तो आपके पास दो अननोन्स हैं, उनकी वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। तो वही इनको न्यू नेम दे दें स्टैटिक, और इसको भी स्टैटिक का नाम दे दिया है। क्रैमर्स रूल को यूज़ करते हुए अब हमने इनका सोल्यूशन फाइंड करना है। स्टैटिक डिटर्मिनेंट फाइंड करें, अगर वो नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब है मैट्रिक्स ए इज़ नॉन सिंगुलर, ए स्टैटिक इज़ नॉन सिंगुलर। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अननोन्स की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। वही अगेन फाइंड करें x1 और x2 की वैल्यूज़ उसी मेथड से, और आपके पास सोल्यूशन वेक्टर आ गया है विच इज़ 1/3 एंड -1/3। और यहाँ पे जो हम करते हैं कॉमन वैल्यू निकाल लेते हैं मैट्रिक्स से, अगर सारी एंट्रीज में वही वैल्यू आ रही हो। तो यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे भी 1/3 को मैं कॉमन ले सकती हूँ, तो 1/3 को कॉमन ले लिया पीछे। यहाँ पे आपके पास 1 और -1 रह गया। तो दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन आ गया है आपके पास। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यू एग्जांपल्स करेंगे हम, तो इनकी प्रैक्टिस करिएगा। जब आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, और कोई भी कॉलम वेक्टर हो, तो आप उसको किसी और मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपने उसका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड करना है, क्योंकि सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। तो उसका बेस्ट अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड करना अब आपको होप सो आ गया हो। यूजिंग दिस इक्वेशन आप किसी भी सिस्टम का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल्स के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।